हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड स्लीप। दिस इज हिमानी। आज हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की कंप्लीट टाइमलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पीरियड है प्री हिस्ट्री। तो मैं हिस्ट्री का आपको बता देती हूँ। हिस्ट्री हम देखते हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। हमने इन तीन में हिस्ट्री को डिवाइड कर रखा है। तो प्री हिस्ट्री कौन सी होती है? जिसका हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं होता है, उसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो प्री हिस्ट्री में हमारे आते हैं ये स्टोन एज वाले जो तीन फेजेस हैं, पलियोलिथिक फेज, मीजोलिथिक फेज और नियोलिथिक फेज। ये है हमारा प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री होता है कि रिटन एविडेंस जो है वो है, यहाँ पर रिटन एविडेंस हमें मिल रहा है, बाकी चीजें भी हमें मिल रही हैं, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका हमको रिटन एविडेंस मिला है, स्क्रिप्चर्स मिले हैं, लेकिन हम आज तक उसे डिसाइफर नहीं कर पाए, उसको हम पढ़ नहीं पाए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्ट्री होता है जहां पर रिटन एविडेंस हो और हमको समझ आए, क्या हम अंडरस्टैंड कर सके उसको, उसको कहते हैं हम हिस्ट्री। तो हम स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्री के साथ। प्री हिस्ट्री का पीरियड अभी आप जहां जहां पे देखोगे अलग अलग दिखाएगा। कहीं पर 10 लाख से शुरू होता है, वन वन के तक जाता है, 10 लाख बी से शुरू होकर 1000 BC तक। वर्ल्ड के लिए अलग है, इंडिया के लिए अलग है। तो ये मैंने इंडिया के लिए लिखा है, और आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे सब में अलग अलग ही मिलेगा, क्योंकि ओवरलैप करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आज पलियोलिथिक फेज खत्म हुआ कल मीजोलिथिक स्टार्ट होगा। एक चीज चलती रहती है, जैसे कोई पलियोलिथिक चलता जा रहा है और उसी में मीजोलिथिक का भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से हमको करेक्ट डेट्स नहीं पता है, हर बुक में अलग अलग डेट दी गई है। तो हमारा पेलियोलिथिक फेज स्टार्ट हुआ था 5 लाख BC से 10,000 BC तक। फिर हमारा मेसोलिथिक फेज स्टार्ट हुआ था 10,000 से 6,000 BC। न्यूलिथिक फेज स्टार्ट हुआ था 6,000 से 3,000 BC। अब आप इस पे पढ़ोगे तो आपको अपर अपर मेसोलिथिक फेज और फिर ऐसे अपर लोअर मिलेगा आपको, मेसोलिथिक न्यूलिथिक ये सारे फेजेस। तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। और बहुत सारे लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि ये बीसी और एडी क्या होता है। तो हमारा बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी चल रहा था, अब बीसी में हम उल्टा जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो 5 लाख से हम 3,000 पर आ रहे हैं। जैसे नंबर लाइन हमारी चलती है, तो नंबर लाइन में हमारा यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं ना। तो वो हम ये जो जीरो है उसको हम बर्थ ऑफ क्राइस्ट मानते हैं, कि जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो वो जीरो है, उसके बाद से एनो डोमिनी स्टार्ट हो जाता है, यानी इन द एरा ऑफ लॉर्ड। तो ये होता है कि बर्थ ऑफ क्राइस्ट के बाद हम उसको एनो डोमिनी मानते हैं, उससे पहले हम उसको बीसी मानते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। तो हमारा यहाँ पे 6,000 से 3,000 BC में न्यूलिथिक फेज। इस टाइम के बाद एक सिविलाइजेशन डेवलप होना शुरू हुई थी, बहुत फेमस सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये था आपका 2600 BC से लेकर 1800 BC तक। ये इसका डोमिनेंट फेज था। 1800 BC में ये वैनिश हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया। उसके बाद एक चालकोलिथिक कल्चर जो पहले से एग्जिस्ट करता था वो डोमिनेंस में आ गया। वो डोमिनेंस में रहा 1800 BC से 1500 BC तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1800 BC में एस्टैब्लिश हुआ था, नहीं, ये पहले से था, इट ऑलरेडी एग्जिस्टेड, बट इसका ये डोमिनेंट फेज है। जो आपका 300 साल दिख रहा है, ये इसका डोमिनेंट फेज है। फिर उसके बाद 1500 BC में आर्यन इन्वेजन होता है। आर्यन इन्वेजन क्या है? जो हमारे सेंट्रल एशियन लोग हैं, जो स्टेपीज हमारा ग्रासलैंड है, वहाँ के जो लोग हैं वो आ जाते हैं इंडिया में, उनका आना शुरू हो जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उसको हम बोलते हैं आर्यन इन्वेजन। वो स्टार्ट हो गया 1500 BC में। उसके बाद हमारा आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को हमने दो में डिवाइड कर रखा है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड था फ्रॉम 1500 टू 600 BC। अर्ली वैदिक पीरियड था 1500 टू 1000 BC, और लेटर वैदिक पीरियड था 1000 टू 600 BC। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोसाइटी में क्या ड्रास्टिक चेंज आ गया था। वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में अलग चीजें हो रही थी, लेटर वैदिक पीरियड में अलग चीजें हो रही थी। फिर हम आते हैं 6th सेंचुरी। अब यहाँ पर हम 6th सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म स्टार्ट हुए थे, राइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स बोला गया है कि यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म की स्थापना की गई थी 6th सेंचुरी BC में। फिर राइज ऑफ 16 महाजनपद इन 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी में 16 महाजनपद भी आए थे। देख लेते हैं हम कौन कौन से 16 महाजनपद। हम ज्यादा जो बात करेंगे वो हमारा यहाँ पर होगा, इस जगह पे हम ज्यादा बात करेंगे। और हमारा जो मेन महाजनपद है
वो है मगध। मगध महाजनपद पे ही हमारी सारी कहानी चलेगी, जितनी भी हम डायनेस्टीज देखेंगे वो मगध जनपद पे जिन्होंने रूल किया है वही देखेंगे। तो आप ये देख सकते हो हमारे पास है यहाँ पे कंबोजा, गांधार, कुरु, पांचाल, कोसाला, ये सब आप देख रहे हो। और आप अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा गांधार, कुरु, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, ये सारे हमारे को पता है कि ये महाभारत में हमने पढ़ा हुआ है, तो ये सारी जगहें थी। और अगर आप यहाँ पे देखो अवंती, ये सब जो है, अगर आपने बाहुबली वाली मूवी देखी है उसका भी मेंशन है। जो बाहुबली का किंगडम दिखाया गया माहिष्मति, वो भी आता था, उसका भी नाम मेंशन्ड है हमारी एंशियंट हिस्ट्री में। तो हम चलते हैं अब आगे। तो मैंने आपको बताया कि हमारा ज्यादा फोकस कहाँ होगा, मगध महाजनपद पर। तो मगध महाजनपद पर हम फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल उस समय का महाजनपद था। तो हम उसी के रूलर्स देख लेते हैं। तो पहला डायनेस्टी जिसने वहां पे रूल किया था वो था हर्यंका डायनेस्टी, और ये स्टैब्लिश हुआ था 554 बीसी में। इस्टेब्लिश किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार के बाद वहां पे अजात शत्रु, उडायन और फिर नागदासक। नागदासक लास्ट रूलर था, और नागदासक को उसी के कोर्ट में जो आदमी काम करता था शिशुनाग, उसने असैसिनेट कर दिया, उसने उसे मार दिया। अब शिशुनाग ने मार दिया तो वहां पे स्टैब्लिश हो गई शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी 413 बीसी में। शिशुनाग उसका फाउंडर था, और उसका फिर बेटा कालाशोक ने वहां पे फिर रूल किया। कालाशोक ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन कराई थी। उसके बाद कालाशोक को मारा था महापद्मनंदा ने। महापद्मनंदा इलेजिटिमेट सन था कालाशोक का, तो उसने अपनी माँ का बदला लेने के लिए को मार दिया था, कालाशोक को मार दिया था। जब उसने मारा तो वहां पे स्टैब्लिश हो गई नंदा डायनेस्टी। महापद्मनंदा ने नंदा डायनेस्टी स्टैब्लिश की 344 बीसी में। महापद्मनंदा को उग्रसेन नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसने एक प्रण लिया था कि इस सारे क्षत्रियस को मार देगा, इसलिए महापद्मनंदा को उग्रसेन बोला जाता था। अब महापद्मनंदा के बाद बहुत सारे रूलर आए, अराउंड 6-7 रूलर्स आए। उसके बाद वहां पे आया रूलर धनानंद। हम सारे रूलर्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में बहुत सारे रूलर्स आए हैं, तो हम इंपॉर्टेंट लोग की बात करते हैं। तो हम धनानंद आ गया। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था, जिस सपोर्ट किसने किया था, विष्णुगुप्त ने। विष्णुगुप्त कौन है, चाणक्य या कौटिल्य, जैसे भी ये बोलना चाहे तो वो चाणक्य हैं। एक कहानी है इसके पीछे कि जो चाणक्य हैं वो धनानंद के कोर्ट में गए थे और इन्होंने चाणक्य का मजाक बनाया था, तो चाणक्य को गुस्सा आ गया था, तो इन्होंने सपोर्ट किया चंद्रगुप्त मौर्य को और धनानंद को मार दिया। अब जब उन्होंने मार दिया तो क्या कौन सी किंगडम स्टैब्लिश हो जाएगी, अब स्टैब्लिश होगा मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी स्टैब्लिश होता है 321 में। स्टैब्लिश कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार, जो कि एक बहुत ही पावरफुल रूलर था। फिर आता है अशोका। अशोका को आपको पता ही होगा, अशोका ने वो अपना लिया था, धम्मा अपना लिया था। जब कलिंग वॉर हुई थी उसके बाद से उसने वायलेंस करना छोड़ दिया था। तो अशोका के टाइम पर बहुत ज्यादा एरिया कवर में था, मौर्यन डायनेस्टी के बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। उसके बाद अशोका के बाद जो सक्सेसर्स आए ना वो वीक सक्सेसर थे, तो वो डिफेंड नहीं कर पाए मगध को। और लास्ट सक्सेसर था बृहद्रथ। बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंगा ने मारा 185 बीसी में। पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथ को मार दिया। अब बृहद्रथ मर गया। मौर्यन डायनेस्टी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अब इसके बाद एक गैप सा आ गया। अभी हम देखेंगे जो अगला पीरियड बोला जाएगा उसको बोला जाएगा पोस्ट मौर्यन पीरियड, क्योंकि उस समय पे बहुत सारे लोग आके रूल करेंगे, आउटसाइडर्स, इंडिजिनस लोग, बहुत सारे रूलर्स आएंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। ये देखिए पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, ये होता है स्टार्ट 185 बीसी से 300 एडी के बीच में। अब आप देखो हमने एन डोमिनी में आ चुके हैं, तो यहाँ पे आए आउटसाइडर्स, मतलब जो उस समय इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नहीं थे वो आना शुरू हुए। पहले आए थे इंडो ग्रीक्स 165 बीसी में। फिर आए शाकाज आए थे 90 बीसी में। फिर आए पार्थियंस 25 एडी, ये देखिए एनो डोमिनी स्टार्ट हो गया। फिर आए कुशानाज 65 एडी। फिर हम आ जाते हैं इंडिजिनस रूलर्स। इसी टाइम पर एक कंटेम्पररी है, इसलिए मैंने आपको ऐसे लिख के दिखा रखा है, ऊपर नीचे नहीं लिख के दिखाया है, कंटेम्पररी है। इसी के टाइम पर इंडिजिनस रूलर्स भी रूल कर रहे थे, क्योंकि आते ही तो ये सारा कुछ कब्जा नहीं कर लेंगे ना। ये लोग ज्यादातर वो पाकिस्तान वाला जो एरिया है, पंजाब वाला जो एरिया, उस तरफ पे ज्यादा थे ये लोग।
फिर हम आते हैं इंडिजिनस रूलर्स। तो पहले थे शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथ को मारा है, तो शुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई 185 बीसी में। फिर आए कानवा 75 बीसी, और फिर सतवाहनास। सतवाहनास का थोड़ा वो है, डिबेटेबल है कि ये कब आए थे। तो इनको फर्स्ट सेंचुरी एडी में बोला जाता है कि डोमिनेंस में थे, उससे पहले से एस्टैब्लिश थे। तो इसका हमें इतना ज़्यादा पता नहीं है, तो हम इसको फर्स्ट सेंचुरी एडी ही लेते हैं, कोई हमारे पास स्पेसिफिक डेट नहीं है। अब हम आ जाते हैं गुप्ता पीरियड पर। पोस्ट मॉडर्न पीरियड खत्म हो गया, अब एक स्ट्रॉन्ग होल्ड आ जाएगी नॉर्थ इंडिया में गुप्ता पीरियड की, और साउथ इंडियन रूलर्स भी आ जाएंगे। तो गुप्ता पीरियड का ओरिजिन बोलते हैं 230 एडी में हुआ। यहाँ पे श्री गुप्ता ने एस्टैब्लिश किया था। तो श्री गुप्ता एक बहुत ज्यादा पावरफुल रूलर नहीं था, उस समय डोमिनेंस में भी नहीं था गुप्ता रूल जो है, गुप्ता डायनेस्टी। तो फॉर्मल रूल स्टार्ट होता है 319 एडी से, जब चंद्रगुप्त जो है वो रूलर बनते हैं। अब चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य में कंफ्यूज मत होइएगा, ये आ गए हम एडी में, वो था बीसी में। वो मौर्यन डायनेस्टी है, ये गुप्ता डायनेस्टी है। चंद्रगुप्त मौर्य को सक्सीड किया समुद्रगुप्त ने, फिर आए चंद्रगुप्त टू, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। जब स्कंदगुप्त का रूल चल रहा था, तो एक बारबेरिक ट्राइब थी, सेंट्रल एशियन ट्राइब हुनाज, उसने अटैक करना शुरू किया। लेकिन स्कंदगुप्त जो था वो इतना पावरफुल था कि वो डिफेंड कर सके, तो उसने डिफेंड कर लिया हुनाज से। लेकिन जब वो मर गया, तो जो गुप्ता है वो वीक हो गए और हुनाज ने अटैक कर दिया, तो इनका यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो 319 एडी से 550 एडी के बीच में गुप्ता पीरियड था, 550 एडी के बाद खत्म हो गया। फिर हम आ जाते हैं साउथ इंडियन रूलर्स, ये कंटेम्प्ररी है। तो संगम एज फर्स्ट सेंचुरी एडी। फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, आपने साउथ में देखा होगा जैसे चोला, चेरा, पांड्या ऐसे करके थे यहीं पर। तो ये है हमारे चोलास, इनको हम बोलते हैं अर्ली चोला, क्योंकि एक चोला बाद में भी आएंगे। तो डिस्प्यूटेड है ये भी कि ये वही वाले चोला हैं या अब दूसरे हैं। तो पहला हमारा है ये चोलास, फिर है चेरास और पांड्यास। इनका डोमिनेंट फेज था 600 एडी से, फर्स्ट सेंचुरी एडी में लोग आए हैं और 600 एडी तक इनका डोमिनेंट फेज था। फिर आए हम पुष्यभूति डायनेस्टी पर। पुष्यभूति डायनेस्टी है थानेश्वर में, यानी कि आज का टाइम का हरियाणा। उस समय बहुत सारे रूलर और भी थे, जैसे गौड़ास थे, मौखारी रूलर्स थे, बहुत सारे रूलर्स थे। लेकिन ये डायनेस्टी पावरफुल थी क्योंकि इसमें थे हर्षवर्धन। तो पुष्यभूति डायनेस्टी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। 600 एडी में एस्टैब्लिश किया था। तो नॉर्थ इंडिया में जो गैप था वो फिल किया था प्रतिहार गुर्जर ऑफ वेस्ट इंडिया 750 एडी, पाला रूलर ऑफ ईस्टर्न इंडिया 750 एडी, और राष्ट्रकूट ऑफ सेंट्रल इंडिया 757 एडी। और उसी टाइम पर ये कंटेम्प्रेरी हम देख रहे हैं ना, तो कंटेम्प्रेरी है इनके चोलास, पल्लवास, चालुक्यास और चेराज और पांड्यास, सब कंटेम्प्रेरी हैं। तो इस समय क्या होता है, चोलास जो है वो गायब हो जाते हैं, उनको जो भी है रूलर्स जो हैं डिफीट वगैरह हो जाते हैं, तो वो गायब हो जाते हैं, चोलास गायब हो गए और पल्लवा और चालुक्या इमर्ज हो जाते हैं। 600 एडी में पल्लवास भी आ जाते हैं और चालुक्यास भी आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पल्लवा जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं और मेनलाइन चोला डायनेस्टी आ जाती है। मेनलाइन चोला डायनेस्टी आई हमारी 900 एडी में। 900 एडी में मेनलाइन चोला डायनेस्टी के आने के बाद उन्होंने डिफीट कर दिया चेरा को, पांड्यास को और चालुक्यास को। ये सारे डिफीट हो गए हैं, लेकिन जो चालुक्या हैं वो सरवाइव कर जाते हैं गुजरात एरिया में। इसलिए हम बाद में पढ़ेंगे कि सोलंकी रूलर्स और ये सारे रूलर्स जो हैं वो गुजरात में हैं। तो वो चालुक्यास थे, चालुक्या की क्लैन थी जो सोलंकी रूलर्स थे। तो ये हो गया हमारा। अब आप यहाँ पे जब देख रहे हो ना 757, तो 757 एडी में ही अरब इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में हम मिडिवल हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी वो टाइमलाइन ऑफ मिडिवल हिस्ट्री है, तो आप से भी देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।